भाइयों बहनों नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है बहुत नाच नचायो। तो आइए सुनते हैं यह कहानी बहुत नाच नचायो। संभ्रांत बाबू ने तो वैसे अपने बेटों के स्कूली शिक्षा के दौरान ही दहेज मुक्त ब्याह करने का ऐलान कर दहेज दानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। संभ्रांत बाबू का अपने ही घर से दहेज विरोधी अभियान पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। कई दहेज लोभियों की टिप्पणी से संभ्रांत बाबू ही नहीं, उनकी अर्धांगिनी सरोज भी विचलित हो गई। लड़के वाले ही नहीं, लड़की वाले भी चमड़ी छीलने वाली प्रतिक्रिया दी थे। खैर, आसमान छूती दूल्हा बाजार की महंगाई और व्यापारी सरकार की हड्डियां निचोड़ने वाली नीति की धूप में 80% आबादी का जीवन तपती रेत पर चलने जैसा हो, ऐसे दौर में कौन यकीन करेगा उस बाप के ऐलान पर जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर तरह के कर्ज ले लिए हों। संभ्रांत बाबू वादे के पक्के आदमियत पसंद आदमी थे और श्रीमती सरोज भी। संभ्रांत बाबू की आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर थी, पर संभ्रांत बाबू खुद को मन से अरबपति मानते थे। पर्स में 1 हो या 1000 को 5 लाख मानने वाले संभ्रांत भला आर्थिक रूप से कमजोर कैसे मान सकते थे। संभ्रांत बाबू को अटल विश्वास था कि वे सफल व्यक्ति हैं। उनका परिवार दुनिया के बेहतरीन परिवारों में से एक है। उनके सपने खुली आंखों में बसते थे। संभ्रांत बाबू के सपने उसी दिन साकार हो गए जब बड़े बेटे सज्जन को कोर्स पूरा होने से पहले ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सज्जन डिग्री पूरी होते ही नौकरी ज्वाइन कर लिया। नौकरी ज्वाइन करते ही जाति बिरादरी के लोग ब्याह के लिए संपर्क करने लगे। नौकरी मिलते ही दूल्हा बाजार में सज्जन की कीमत और बढ़ गई। संभ्रांत बाबू और श्रीमती सरोज वादे को कतई तोड़ने के मूड में नहीं थे, जबकि कई बेटियों के बाप बड़े बड़े लालच दे रहे थे। पर संभ्रांत बाबू का वादा पत्थर की लकीर हो गया था। कई लड़की वाले तो दहेज मुक्त शादी का नाम सुनकर बिदक गए थे। कई तो दूल्हा बाजार में सज्जन बाबू की कीमत आंक कर ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे थे, और संभ्रांत बाबू थे कि अपनी भीम प्रतिज्ञा पर अडिग थे। दहेज के सख्त खिलाफ थे। लड़की वाले थे कि मानने को तैयार न थे। संभ्रांत बाबू जातिवाद और दहेज दोनों को सामाजिक कलंक कहते थे। आखिरकार संभ्रांत बाबू ने मैरिज ब्यूरो के माध्यम से ब्याह करना निश्चित किया, पर यहाँ भी खतरा तो था। पर परमात्मा के ऊपर छोड़कर इश्तिहार दे दिया गया। अब तो रिश्तों की जैसे लाइन लग गई, कोई देश के इस कोने से तो कोई दूसरे। यहाँ शादी के बीच दूरी आने लगी। संभ्रांत परिवार के लिए तो दूरी भी समस्या नहीं थी। उनको अगर कुछ चाहिए था तो संस्कारी माता पिता की गुणवंती बेटी, जो सरोज की तरह परिवार को संगठित कर तरक्की की राह पर ले जा सके। संभ्रांत बाबू की नौकरी चल रही थी। इंजीनियर बेटा सज्जन नौकरी ज्वाइन कर चुका था। दूसरा बेटा सत्य बाबू दिल्ली से उच्च शिक्षा पूरी कर रहा था। उच्च शिक्षित एवं अपने पांव पर खड़ी बेटी
शीतल अपनी गृहस्थी में रच बस चुकी थी। गाड़ी बंगला सब कुछ था, पर एक अदद बहू की तलाश थी। ऑनलाइन रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, पर ठोस नतीजा नहीं निकल रहा था। कोई जान पहचान अथवा जिले के रिश्ते का यहाँ भी टोटा था। ऑनलाइन तलाश जारी थी। इसी बीच हानपुर से फोन आया और सप्ताह भर के अंदर माँ बाप अपनी बेटी को लेकर दरवाजे पर हाजिर हो गए। माँ रूपकुमारी और बाप युद्धरतन ने तो अपनी बेटी अनिच्छा की खूबियाँ बताए। माँ रूपकुमारी और बाप युद्धरतन ने जो अपनी बेटी अनिच्छा की खूबियाँ बताए, वे सारी खूबियाँ श्रीमती सरोज से मैच कर रही थीं। युद्धरतन बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में जम गए। एमएससी की परीक्षा पास करने एवं होने वाली बहू अनिच्छा ने खानदान की पुरानी बहू की तरह चूल्हा चौके का काम थाम लिया। ऐसा ही बहू तो इस परिवार को चाहिए थी। अनिच्छा श्रीमती सरोज को नहीं, आसपास की महिलाओं को भी खूब पसंद आई। अनिच्छा के चाल चलन, गृहस्थी के गुण से सभी प्रभावित हुए। शहरों से गांव तक परिवार के बड़ी बहू की जय जयकार हो उठी, परंतु असलियत से सभी अनभिज्ञ थे। अनिच्छा जो कुछ कर रही थी वह सब महज ट्रेनिंग का परिणाम था। असलियत जानकर तो पैर के नीचे की जमीन खिसकने वाली थी। यह खेल युद्धरतन और उनकी अर्धांगिनी रूपकुमारी अपनी अल्पदृष्टि अल्पबुद्धि बेटी अनिच्छा को मोहरा बनाकर खेल रही थी। सरल सहज एवं आदमियत का पुजारी संभ्रांत बाबू और उनके परिवार के लोग युद्धरतन और रूपकुमारी के ठगी के घिनौने इस खेल से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। शातिर युद्धरतन के धोखाधड़ी के भयानक खेल को नेक दिल संभ्रांत बाबू और उनका परिवार नहीं समझ पाया। बिना किसी दहेज के ब्याह संपन्न हो गया। दहेज की तो कोई बात ही नहीं थी। दहेज न लेने की कसम तो खुद संभ्रांत बाबू ने ले रखी थी। दहेज तो दूर, युद्धरतन ने अपनी बेटी को पहनने तक के कपड़े नहीं दिए थे, या देने की औकात नहीं थी, या बेटी के प्रति भी नियति में खोट थी। संभ्रांत बाबू के होश तो हानपुर पहुंचते ही उड़ गए। जब रास्ता भटक जाने के बाद खुद संभ्रांत बाबू ने समधी युद्धरतन को कई बार फोन लगाए, पर कोई उत्तर नहीं। आखिर में दादागिरी के अंदाज में बेटी का बाप युद्धरतन ही बोला, क्या तुमको रास्ता बताना ही मेरा काम है? और भी मेरे पास काम है, कहते हुए फोन बंद कर लिया था। तब पहली बार संभ्रांत बाबू को लगा कि किसी मुसीबत में फंस गए। तोरण के वक्त तो संभ्रांत बाबू बहुत दबाव से गुजर रहे थे। बारातियों के स्वागत में फूल उड़ाने और कुछ को खाली, कुछ को 1 रुपये का, कुछ को 100 रुपये के लिफाफा थमाने वाले लोग भी अजीब तरह से पेश आ रहे थे। ब्याह के बाद तो स्थिति और डरावनी होने लगी थी। फेरे के वक्त तो युद्धरतन संभ्रांत बाबू का हाथ दबाते हुए बोला, देखो कुछ गड़बड़ न होने पाए। श्रीमती और श्रीमान संभ्रांत बाबू, हानपुर में मेरी इज्जत है, जबकि ठग को आदमियत क्या होती है मालूम नहीं था। ऐसा आदमी इज्जत
क्या होती है, क्या इज्जत करेगा? ऐसा आदमी इज्जत कैसे जान सकता है? फेरे और 7 कसमों की विधि विधान पूरी होने के बाद तो युद्ध रतन के आदमियों ने बारात को विवाह हाल से खदेड़ कर जैसे बाहर कर दिए। घरातियों ने दूल्हे के चारों तरफ घेरा बना लिया, जैसे दूल्हे को घर परिवार वालों से मिलने की इजाज़त न हो। ब्याह संपन्न होते ही जैसे बारातियों को बाहर खदेड़ कर अभद्र नाच गाना शुरू हो गया। इस नाच में दूल्हा को जबरदस्ती नचाया गया। दुल्हन और उसके माँ बाप ने भी खूब नाचा था। घरातियों की अशोभनीय डांस सुबह 3 बजे तक चली थी। दूल्हे के खून के रिश्तेदार बेबस भूखे प्यासे अपनी इज्जत का जनाजा देखने को मजबूर थे। ऊपर से बड़ा भारी डर था कि कहीं कुछ बोल दिए तो युद्ध रतन दहेज के केस में अंदर करवाने का डर था। युद्ध रतन के दहेज के केस में अंदर करवाने का डर भी था। संभ्रांत बाबू जहर के घूंट पीकर वक्त काट रहे थे। 28 अप्रैल का पहला पहर खत्म होने वाला था। कानपुर की गर्मी और डरावना माहौल संभ्रांत बाबू के होश आ चुके थे। बेटी दामाद की गर्मी से बुरा हाल था। संभ्रांत बाबू मूर्छित से एक कोने में लावारिस जैसे पड़े थे। अनजान जगह, गांव 500 से 6 किलोमीटर दूर था। तनिक नानुकुर करने पर बारात के जेल जाने का भी डर था। भयाक्रांत डरावना माहौल था। घराती दूल्हे को अपने कब्जे में लिए खाने की टेबल पर बैठ गए। सुबह 3 बजे के ऊपर का समय रहा होगा। अब खाना पूर्ति के लिए संभ्रांत बाबू और परिवारजनों की याद आई। आतंकित संभ्रांत बाबू और परिवार के लोग दबाव भरे माहौल में मुंह जूठा कर लिए। संभ्रांत बाबू और उनका परिवार अपने ही बेटे के ब्याह में बेआबरू हो रहे थे। दुष्टों ने न जाने ऐसा क्या कर दिया कि दूल्हा सज्जन बाबू अपने बाप भाई बहन पर आरोप लगाने लगा। यह सब संभ्रांत बाबू के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा था। कहा जाता है बहू और दामाद नारियल जैसे होते हैं, ऊपर से तो अच्छे लगते हैं, अगर अंदर से सड़े निकल गए तो जीवन का आनंद छिन गया। संभ्रांत किस्मत के इतने धनी नहीं थे। दामाद तो बहुत पढ़ा लिखा था, हुनरबाज भी था, पर 1 नंबर का आलसी और नशेड़ी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उच्च शिक्षित, हस्तकला में माहिर, पत्नी के साथ मारपीट करना, परजीवी जैसा व्यवहार करना, उसके माँ बाप को कॉलोनी वालों को बुलाकर उनके सामने गाली देना, दहेज की मांग करना दामाद के निजी शौक बन गए थे। कर्तव्य परायण पत्नी और छोटी अबोध बच्ची को ताले के अंदर रखना दामाद का शर्मनाक शौक था। नन्ही बालिका के आंसू भी नालायक को टस से मस नहीं कर पाती। नन्ही बालिका रो रो कर कहती, नानी हमें और मम्मी को अपने घर बुला लो, डैडी घर में लॉक कर देते हैं। बहू और दामाद द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में फंसे संभ्रांत बाबू के लिए चक्रव्यूह तोड़ना इतना भी आसान नहीं था। बेटी के ब्याह में अपनी औकात के अनुसार बेटी की गृहस्थी बसाने लायक मदद देकर पूरी रजगज के साथ बिटिया का ब्याह किए थे। बेटी के ब्याह के लिए बुढ़ौती में काम आने वाले पीएफ के रुपए को पानी की तरह बहाए थे, ताकि बेटी का जीवन सुखी रहे। सज्जन बाबू
ब्याह के लिए भी यही हुआ। सज्जन बाबू के ब्याह के लिए भी यही हुआ था, परंतु बेटवा सज्जन का ब्याह हनपुरिया परिवार में बिना दहेज का करने के बाद भी संभ्रांत परिवार चैन से नहीं जी पा रहा था। बहू सास ससुर और उनके परिवार के साथ असंस्कारी व्यवहार तो कर रही थी, घर परिवार में उसे रहना तनिक भी पसंद नहीं था। बात बात पर पुलिस बुला लेती और पूरे परिवार की इज्जत का जनाजा निकालती। इतना ही नहीं, पति सज्जन के साथ तो उसकी कमाई लूटकर बाप को देने के लिए मारपीट और बुरा सलूक तक करती। बेचारा सज्जन थाने से घर और नौकरी के चक्कर में उलझा रहता। कई बार तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। सज्जन की जबान पर गलती से परिवार, माँ बाप, भाई बहन का नाम आ जाता तो वह ठग युद्धरतन और रूपकुमारी की पागल बेटी अनिच्छा दरवाजे पर खड़ी होकर बचाओ बचाओ, देखो मार रहे हैं कहकर चिल्लाती और पुलिस बुला लेती। बेचारा सज्जन मुसीबत के भंवर में बुरी तरह से फंसा हुआ था। ये मुसीबतें संभ्रांत बाबू को चैन से जीने नहीं दे रही थी। अंधा कानून था कि ठग बाप की बेटी अल्प दृष्टि अल्प बुद्धि अनिच्छा के साथ खड़ा था। दगाबाज युद्धरतन की बेटी संभ्रांत परिवार की बहू अनिच्छा अपने भविष्य, अपनी औलाद के भविष्य और ससुराल की सुख समृद्धि को पूरी तरह नज़रअंदाज कर चुकी थी। अनिच्छा पति की कमाई तो शुरुआत से डंके की चोट पर लूट कर ठग माँ बाप की तिजोरी भर रही थी। इस लूट के लिए अनिच्छा और उसके माँ बाप जादू टोना तरह तरह के टार्चर अत्याचार सज्जन बाबू पर कर रहे थे। बात बात पर पुलिस बुलाने, झूठे दहेज के केस में पूरे परिवार को जेल की चक्की पिसवाने और फर्जी पत्नी उत्पीड़न के केस में पति को जेल भिजवाने की बार बार की धौंस ने आखिरकार सज्जन बाबू को माँ बाप और परिवार का विरोधी बना दिया। ससुर, सास और पत्नी के ठगी के शिकार होने का जब एहसास हुआ तब तक 5 साल बीत चुके थे। सज्जन का बेटा देवेश भी 3 साल के ऊपर का भी हो चुका था। अनिच्छा देवेश को अपनी छाती का न कभी दूध पिलाई और न ही देवेश की टट्टी पेशाब साफ की। खुद के अबोध बच्चे की सौतेली माँ बन गई थी। देवेश को बुरी तरह से पीट भी देती। सज्जन मना करता तो कहती, क्या तेरी माँ ने पैदा किया? मैं बदला ले रही हूँ, तुम्हारे परिवार के एक एक से बदला लूँगी। अपराधी माँ बाप की बेटी अनिच्छा मजे हुए अपराधी की तरह व्यवहार करती थी। अब धीरे धीरे सज्जन को होश आने लगा, पर वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। इन बीते सालों में सज्जन परिवार से बहुत दूर जा चुका था। इस दौरान बेटा के वियोग में रो रो कर सज्जन की माँ की दोनों आंखें खराब हो गई थी। दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा। छोटा बेटा सत्य बाबू और खुद संभ्रांत बाबू चूल चौका का काम कर रहे थे। अनिच्छा न खुद देखने के लिए आई और न सज्जन बाबू को आने दी। सज्जन जब माँ से मिलने के लिए आने की सोचता, अनिच्छा पति उत्पीड़न के झूठे केस में पुलिस को बुला लेती या सज्जन को उसके साथ झूठे मारपीट का रोना रोकर पूरी गली की महिलाओं को इकट्ठा कर लेती थी। अब सज्जन बाबू के पैर में मुसीबत की जंजीर
बंध गई थी। सज्जन बाबू के पैर मुसीबत की जंजीर से बंध गए थे। इसके पहले भी कई विपत्तियां संभ्रांत परिवार पर आईं। सरोज मरासन अवस्था में भर्ती रही। संभ्रांत बाबू भी अस्पताल में भर्ती रहे। दोनों पति पत्नी की जान तो बच गई, परंतु संभ्रांत बाबू के पिता चल बसे। इस विपदा की घड़ी में अनिच्छा झूठे खबर नहीं ली थी। ठग युद्ध रतन बेटी अनिच्छा को सज्जन के गले में मौत के फंदे की तरह बांधने के बाद तो कभी भी अनिच्छा के सास ससुर और उसके ससुराल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। संभ्रांत बाबू के परिवार की विपदा के दिन अनिच्छा और उसके माँ बाप के लिए किसी खुश की खबरी से कम नहीं रहे होंगे। सास ससुर का अस्पताल से स्वस्थ लौटा यकीनन अनिच्छा के लिए बुरी खबर रही होगी। सज्जन बाबू को पत्नी और उसके माँ बाप की प्रताड़ना बहुत दुखी कर रखी थी। पत्नी पीड़ित सज्जन चोरी छिपे बात तो कर लेता, पर सज्जन का माँ बाप से बात करना भी प्रताड़ना का विषय बन जाता था। कानपुर से अनिच्छा का बदमाश बाप सज्जन को फोन पर धमकाता और कहता, बहुत माँ बाप वाले बन रहे हो न तो अनिच्छा को सज्जन से कोई मोहब्बत, न उसके माँ बाप को। इन दुष्टों को मोहब्बत थी तो सज्जन की तनख्वाह और 1 करोड़ रुपए के जीवन बीमा से। इन रिश्तों के दुश्मनों की निगाह एक और टिक रही थी। वह था संभ्रांत बाबू की एकमात्र दौलत, उनका घर, उनका बंगला। पागल बहू अनिच्छा की वजह से संभ्रांत बाबू और सरोज की जिंदगी में दुख भर चुका था। नातिन की दुख भरी आवाज़, नानी हमें और मम्मी को अपने घर ले चलो, डैडी हमें और मम्मी को लाक कर देते हैं। दामाद को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, परंतु विश्वास की परतें जम नहीं रही थी। रह कर संभ्रांत बाबू और सरोज मैडम का दिल दहल जाता था। बेटा सज्जन का दुख बर्दाश्त से बाहर था, पर एक आशा की किरण नजर आने लगी थी। वह भारी दबाव में भी नन्हा पोता देवेश, सगी परंतु सौतेली माँ से भी खतरनाक माँ अनिच्छा की कैद में भी दादी जी की जय जय करने लगा था। यह संभ्रांत बाबू और सरोज के लिए बसंत की बयार की तरह सुकून का एहसास था। इसी बीच संभ्रांत परिवार में एक और बहू का शुभागमन हुआ। इस बहू से संयुक्त परिवार को बड़ी उम्मीद थी, पर निराशा हाथ लगी। यह नई बहू मायके से दहेज में मामूली नकदी के साथ ढेर सारे स्टील के बर्तन के साथ डबल बेड, सोफा, टीवी, फैन, वॉशिंग मशीन एवं अन्य छोटे मोटे सामान दहेज में लाई थी। इस नई बहू ने सिर्फ वॉशिंग मशीन को अपने बेडरूम के बाहर छोड़ा, बाकी सारा सामान अपने बेडरूम में जमा लिए। कुछ टांड पर, कुछ अलमारी में पैक कर लिए। सोफा, कुर्सी, टीवी अन्य सामान अपने बेडरूम में सजा लिया। इसके बाद भी यह बहू अनिच्छा से बेहतर थी, क्योंकि अपने पति के साथ सास ससुर का ख्याल अच्छी तरह से रखती थी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ परायापन के आवारा बादल की तरह उसका व्यवहार गरज पड़ता था।
संभ्रांत बाबू इसके बाद भी खुश थे। मन ही मन कहते, चलो भैया भाभी का बहू ध्यान रखती है। अनिच्छा तो अपने पति के साथ बेवफा थी। पति को लूट कर माँ बाप को अमीर बनाने का भूत उस पर सवार था। सास ससुर को दुख देना उसका शौक है। खैर, नई बहू अपने सास ससुर का ख्याल तो रख रही है। धूप के बाद छाँव आती है। वक्त करवट बदला। युद्ध रतन ने जो अपनी अल्प दृष्टि अल्प बुद्धि बेटी अनिच्छा को मारा बनाकर दामाद को लूट कर खड़ी की थी, इस इमारत की दीवार रेत की दीवार की तरह ढह गई। प्रकृति ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दामाद को परिवार से अलग करने वाला युद्ध रतन भिखारी हो गया। जिस सम्रांत बाबू का कत्ल बदमाश युद्ध रतन करवाने की धमकी दे रहा था, उसी सम्रांत बाबू ने अपराध की आग में जल रहे युद्ध रतन की ओर आदमियत का हाथ बढ़ा दिया। वही अनिच्छा हनपुरिया बहू सास ससुर के मौत की दुआएं करती थी। परिवार की बेटियों को सोशल मीडिया पर बेआबरू करती थी। अपहरण करवाने की धमकी देती थी। परिवार की बर्बादी की हर चाल चल रही थी। पति को प्रताड़ित कर रही थी। उसकी कमाई लूटकर बाप को अमीर बना रही थी। बाप के ऊपर प्राकृतिक न्याय का डंडा पड़ते ही वही अनिच्छा एकदम बदल गई थी। अब पति को परमेश्वर कहने लगी थी। अनिच्छा में आए बदलाव से सज्जन अचंभित था। वह अनिच्छा और देवश को लेकर माँ बाप की शरण में पहुंचा। श्रीमती सरोज का अनिच्छा पांव पकड़कर बोली, मम्मी माफ कर दो। श्रीमती सरोज बोली, अनिच्छा याद रखो, मायके से डोली उड़ती है, ससुराल से अर्थी। तुमने अब तक जो किया है मायके के लिए किया है, ससुराल से बदला लिया है, वो भी न जाने किस गुनाह के लिए। हमने तो तुम्हारे बाप से एक पैसा भी दहेज में नहीं लिया, परंतु अपना ही पैसा पानी की तरह बहाया, जिसके बदले इतना बड़ा दुख तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने दिया है। तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अपनी गृहस्थी संवारो। तुमने अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने पति, सास ससुर, परिवार को खून के आंसू देने के सिवाय और क्या दिए हैं? मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? धरती के भगवान हो मम्मी, पापा जी। अनिच्छा बोली, हम शैतान लोग भगवान कैसे हो गए? सरोज मैडम बोली, हमारे माँ बाप शैतान थे, उनकी लूट की इमारत राख हो गई। बाप मुझे अंधेरे में रखकर अपना मतलब साध रहा था, वही बाप अपने कर्म की वजह से कंडे से आंसू पोंछ रहा है। माफ कर दो मम्मी, अनिच्छा बोली। बेटी शीतल और छोटा बेटा सत्य बाबू माँ श्रीमती सरोज से कहने लगे, मम्मी भाभी को माफ कर दो। हाँ मम्मी, हमसे भूल हो गई,
हाँ मम्मी, हमसे भूल हो गई, माफ़ कर दो, सज्जन बोला और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अनिच्छा सास का पांव पकड़कर बोली, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। संभ्रांत बाबू बोले, भाग्यवान, मानता हूँ कि बीते कई वर्षों से हमने बहुत रोया है, बहुत आंसू बहाया है साथ साथ, पर अब सब भुलाकर माफ़ कर दो। अब सब भुलाकर माफ़ कर दो। श्रीमती सरोज कांपते हाथों से कानों में चश्मा फंसाकर चाबी का गुच्छा अनिच्छा के हाथ पर रखते हुए बोली, बहू अपनी गृहस्थी संवारो, अब तक तो तुमने बहुत ही नाच नचायो रे बहुरिया, अब तक तो तुमने बहुत है नाच नचायो रे बहुरिया। भाइयों बहनों, यह कहानी आपको कैसी लगी अवश्य अपने कमेंट में बताएं और मेरे इस चैनल को शेयर करें, फॉलो करें। आप अपना समर्थन मुझे देते रहें, आपका समर्थन ही मेरे लिए प्रोत्साहन होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।